मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से? यस सर। ओके, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है क्या? मेरे पास रिकॉर्डिंग विजिबल नहीं हो पा रही। नो सर। रिकॉर्ड नहीं हो रहा। स्टॉप हाउस हाउस। अब देखें, रिकॉर्डिंग ऑन हुई। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है, देखें यस सर, ऑन हो गया सर। यस सर। जी। I welcome you all in our online course session. Hope you all are fine and having good health. We start our today's session with recitation of some verses of Holy Quran. So in कुछ अजीब सूरत हाल चल रही है, बार बार मीटिंग जो है मेरे नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो रही है। अच्छा जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है, आवाज़ क्लियर आ रही है? यस सर। हम सेशन में प्रीवियस क्या डिस्कस कर रहे थे, बताएंगे? जी जनाब, मैं कुछ पढ़ा रहा था, कोई आइडिया है किसी को? यस सर, ये विंड पावर जनरेशन का हम डिस्कशन कर रहे थे कि जनरेटर लगा तो जो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा होता है सर। जी जनाब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि विंड से जो जनरेशन हमारी होती है वो डीसी में होती है और इसमें एक जनरेटर लगा हुआ होता है जो कि डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है। अब हमारे पास दो रास्ते होते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो विंड पावर प्लांट, विंड टरबाइन के ज़रिए पैदा हुई है, उसे डायरेक्टली लेकर हम ग्रिड ऑफ यूटिलिटी को सेल कर दें, ठीक है, 3 फेज ट्रांसफार्मर के सिंक्रोनाइजेशन के मदद से, बुनियाद पे। या फिर दूसरा रास्ता ये होता है कि आप उसे एक वेरिएबल एडजस्टेबल सप्लाई के ज़रिए से करें और उसको आप अपनी यूटिलिटी में भी ले लें और फिर आप उसको पैरेलली यानी वेरिएबल डीसी बनाएं। वेरिएबल डीसी इस तरह बनाया जाता है, वेरिएबल एडजस्टमेंट। इसमें होता ये है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी एसी की यहाँ पे आपको हासिल होती है, एसी की, और उसको आप कन्वर्ट करते हैं। ये पूरा मैकेनिज्म होता है रोटर साइड कन्वर्टर, जो आपकी एसी यहाँ पे मिल रही है, और इस पूरे मैकेनिज्म के ज़रिए से आपकी एसी एडजस्टेबल बन जाती है, वेरिएबल। ये जो स्विच आपके लगे हुए हैं ना मॉसफेट के, ये पूरे मॉसफेट मॉक या एससीआर के स्विचेस कहलाते हैं, ठीक है। एससीआर तो नहीं है लेकिन बहरहाल मॉसफेट्स के स्विचेस हैं ये 3 फेज़ के लिए 6 लगते हैं और यहाँ 3 फेज़ के लिए 6 लगते हैं। तो यहाँ से एडजस्टेबल आपका एसी कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको मुख्तलिफ तरह के वोल्टेजेस एसी के चाहिए तो इस एडजस्टेबल सर्किट से वो आप बना सकते हैं। इस पर्टिकुलर स्विच को एक पर्टिकुलर टाइम पे खोलते हैं, कम करते हैं, उसके मुताबिक वेव को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वेव को कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे कर पाते हैं हम। उसके बाद हमें हर एक के दरमियान से हम अपना एक वायर, जैसे हर एक दरमियान में वायर यहाँ पे इंसर्ट किया तो यहीं दरमियान से एक वायर यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे लगा के ट्रांसफार्मर के जरिए दोबारा ज्वाइन कर देते हैं और नेशनल ग्रिड को इस तरीके से सेल आउट कर देते हैं। अच्छा, नेशनल ग्रिड को सेल करने से पहले इसे कहते हैं माइक्रो ग्रिड या यूटिलिटी। माइक्रो ग्रिड एक नेटवर्क का नाम है जो इस लेक्चर के हम आखिर में डिस्कस करेंगे। माइक्रो ग्रिड का मतलब ये भी होता है कि इस तरह के बहुत सारे जो हमारे पावर सिस्टम हैं विंड टरबाइन के, वो अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उन सब को एक एक जो जंक्शन में ज्वाइन किया जाता है और इस पूरी टोपोलॉजी का नाम बनता है माइक्रो ग्रिड। क्लियर है यहाँ तक माइक्रो ग्रिड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सर आपकी आवाज कट रही थी, ये जो आप बता रहे हैं ये एफईटी लगे हुए? जी जी, मॉसफेट टाइप होती है, एफईटी की टाइप है जेफेड और मॉसफेट, ये वो लगे हुए हैं। बिल्कुल जनाब, सही फरमाया आपने, बिल्कुल। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में हो तो पूछ लें। सर ये क्या काम कर रहे हैं, डीसी को एसी में कर रहे हैं? जी, मैंने ये बताया, हम ओवरऑल मैकेनिज्म नहीं डिस्कस कर रहे, लेकिन ये 6 और ये 6, इनका मैकेनिज्म ये होता है कि जो आपको सप्लाई यहाँ से हासिल होती है एसी की,
वो इस सर्किट ऑफ टोपोलॉजी में आने के बाद एडजस्टेबल एसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो आपको यहाँ से हासिल होता है एक एडजस्टेबल एसी, ठीक है, यहाँ पे देने के लिए। तो ये दो तरीके हैं, एक डायरेक्टली आप सेल आउट कर सकते हैं यूटिलिटी को यहाँ से यहाँ पे एक 3 फेज ट्रांसफार्मर के ज़रिए से, या फिर डीसी लिंक के ज़रिए से एडजस्टेबल बनाकर भी आप उसे यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन बाज़ वक़्त होता है कि हमारे ना वोल्टेज कांस्टेंट नहीं आ रहे होते, वेरिएबल आ रहे होते हैं, या हमें कम ज़्यादा करने होते हैं। तो वो हम इन हर एक स्विच जो आप देख रहे हैं ना, ये जो प्रॉब निकली हुई है स्विच की, ये इसका क्या कहलाता है, गेट कहलाता है। हर एक गेट को पर्टिकुलर सिग्नल देकर हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये 6 कंट्रोलेबल, और 6 कंट्रोलेबल के नतीजे में आपको एसी अपना एडजस्टेबल कंट्रोलेबल मिलता है। तो ये इस तरह कंट्रोल करके एसी को हम मुख्तलिफ तरह के लेवल्स में इस्तेमाल करके यूटिलिटी को सिंक करके सेल आउट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई सवाल क्वेरी हो तो डिस्कस कर लें, मैं रिपीट कर दूंगा। क्लियर है सर। अच्छा, बीच में जो ये डीसी का लिंक एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये इसका मकसद ये होता है कि अगर कोई रिपल कंटेंट आ जाए, कोई डीसी कंपोनेंट आ जाए, तो उसको फिल्टर आउट करने के लिए, रिपल करने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए, वो सब ये इस्तेमाल होता है। फिल्टर के लिए डीसी लिंक इस्तेमाल होता है, और फिर आखिर में आप यहाँ पे ये इसको प्रोवाइड करके यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये पहला तरीका हमने डिस्कस कर लिया, विंड पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के बाद किस तरीके से यूटिलिटी को सेल आउट किया जाता है। इस तरह एक और तरीका भी है जो कि डायरेक्टली आप उसके ज़रिए गुजारते हैं। देखें, अब यहाँ पे ये विंड टरबाइन का फैन लगा हुआ है, ठीक है, ये इसके फैंस लगे हुए हैं। तो सिंक्रोनाइज और इंडक्शन जनरेटर विंड के ब्लेड के बाद लगे हुए होते हैं, जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। और ये सर्किट वही है, मशीन साइड कन्वर्टर, जो कि कन्वर्ट करता है, एंड देन ये ग्रिड साइड है, तो ये कन्वर्ट करता है और एडजस्टेबल एसी बनाता है, और देन उसको यहाँ से 3 फेज ट्रांसफार्मर के ज़रिए से माइक्रोग्रिड ऑफ यूटिलिटी को सेल आउट किया जाता है। यहाँ पे इसके बीच में कैपेसिटर भी लगे हुए होते हैं और रिएक्टर्स भी लगे होते हैं, इंडक्टेंट्स, ताकि इनके लॉसेस को कम से कम किया जा सके और जितने ज़्यादा एरर्स हार्मोनिक हैं उन्हें ख़त्म किया जा सके, और आपको बेहतरीन लेवल का एक एसी मिले जिसको आप माइक्रो ग्रिड ऑफ यूटिलिटी को सेल आउट कर सकें 3 फेज ट्रांसफार्मर के ज़रिए से। इन दोनों फिगर ए और बी में जो कि हमने विंड टरबाइन पावर प्लांट की डिस्कस की है, कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा, क्यूरी हो तो हम उसको रिजॉल्व कर सर लेंगे। ये डीसी लिंक जो लगे हुए हैं, तो यहाँ पे सर डीसी कैपेसिटर्स लगे होंगे, है ना सर? जी 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 जनाब। अच्छा, डीसी यहाँ इसलिए लगते हैं ताकि रिपल कंटेंट अगर कोई आए तो उसको फिल्टर आउट किया जा सके, उस मकसद के लिए लगता है, और उसको स्मूथ बनाया जा सके, ठीक है। वरना अगर एसी है तो ये ओपन सर्किट बिहेव करता है, तो ये डीसी के अंदर भी उसे फिल्टर आउट कर देगा। उस मकसद के लिए यहाँ पे डीसी लिंक ऑफ कैपेसिटर्स लगाए जाते हैं फिल्टर पर्पस के लिए। यहाँ तक हम आगे चलें। ओके सर। जी सर, आगे चलें। ओके जी, टाइप्स ऑफ विंड एनर्जी, जो रिसोर्सेज नेचुरल हमारे पास हैं, ये दो तरह के देखें, एक लगा हुआ है लैंड के ऊपर और एक लगा हुआ है सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर, ठीक है। इन दोनों का अपना अपना मज़ा है। तो अमूमन जो हमारी विंड चैनल है वो आप जानते हैं कि समंदर के लेवल पे तो आपको हवा मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ पे तो कोई, मेरे ख्याल में सभी जानते होंगे कि यहाँ पे विंड चैनल तो 24 आवर 7 डेज अवेलेबल ही होता है। लेकिन हर एक इलाके, शहर, प्रोविंस, कंट्री के पास समंदर हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए कुछ जगहों पर लैंड के ऊपर भी वो लगाते हैं, जो कि विंड पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो अमूमन जो लैंड के ऊपर, खुश्क एरिया के ऊपर आपके विंड पावर प्लांट इंस्टॉल किए जाते हैं, वो ऑफ शोर विंड पावर प्लांट कहलाते हैं, विंड पार्क भी कहते हैं, और ऑन शोर विंड पावर पार्क। और ऑफ शोर विंड पार्क आपके वो होते हैं जो कि सी लेवल पे लगाए जाते हैं, ठीक है। ऑन शोर का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे और इनको डायरेक्टली सेल आउट किया जाएगा यूटिलिटी को। ऑफ शोर वो होते हैं जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और इनको यूटिलाइज किया जाता है, डायरेक्टली सेल आउट नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये आपके ऑन शोर ग्रिड कनेक्टेड होते हैं और ये आपके ग्रिड कनेक्टेड नहीं होते, इन दोनों में ये फ़र्क है। तो विंड टाइप्स ऑफ विंड एनर्जी रिसोर्स और या नेचर जो होते हैं उनके दरमियान ये फ़र्क होता है।
यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ से हम अगली डायग्राम के ऊपर जाते हैं। तो ये डॉक्टर फैसल के लेक्चर्स में से लिया है मैंने, तो मैंने कोड भी कर दिया इमेज वगैरह। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये ऑफ शोर विंड फार्म है। ऑफ शोर इलेक्ट्रिसिटी जो विंड पावर प्लांट, ये मुख्तलिफ विंड टरबाइन आपकी लगी हुई हैं, और ये पूरा का पूरा एक विंड पावर प्लांट मिल के बनता है ऑफ शोर विंड फार्म। तो इलेक्ट्रिसिटी जो इससे पैदा होती है वो एक बस के ऊपर लिंक करती है, जमा होती है, इंडिविजुअल इसका सबस्टेशन एक बनता है, और ऑफ शोर सबस्टेशन के अंदर ट्रांसफार्मर के ज़रिए से ये इसके पैरेलल ऑपरेशन तो नहीं कह सकते, मतलब इसमें यहाँ पे ट्रांसफार्मर इसलिए लगाए जाते हैं कि अगर एक बीच में नेटवर्क ख़राब हो गया दूसरे के ज़रिए हम फीड कर सकें, उस मकसद के लिए पैरेलल ऑपरेशन यहाँ पे किया जाता है ताकि प्रोविजन ऑफ टू सप्लाईज यहाँ पे मेंटेन रहें। इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ से पैदा होती है विंड पावर प्लांट के ज़रिए से, फर्दर वो यहाँ पे VAC ट्रांसमिशन लाइन यानी हाई वोल्टेज AC ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए से यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। अब ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए जो ट्रांसपोर्ट होकर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पहुँचती है, उनमें इसके अपने अपने लॉसेस, रिएक्टेंस, कैपेसिटेंस और मल्टीपल लेवल के एरर्स होते हैं जो कि यहाँ पर ऑब्जर्व किए जाते हैं। उसके बाद ऑन शोर सबस्टेशन यहाँ पे एक लगा हुआ होता है। ऑन शोर सबस्टेशन, ऑन शोर सबस्टेशन एक वो होता है जो ऑफ शोर इलेक्ट्रिसिटी पैदा तो हो गई, लेकिन आप डायरेक्टली यहाँ से सेल आउट नहीं कर सकते, आपको इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं यहाँ पे। और ऑन शोर का मतलब आप ग्रिड को देते हैं, ऑफ शोर का मतलब डायरेक्टली यहाँ से ग्रिड को नहीं देते। ऑफ शोर का मतलब ग्रिड को नहीं दे रहे, और ऑन शोर का मतलब ग्रिड को दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जब आपको यहाँ से हासिल हो जाती है तो आप एक ऑन शोर सबस्टेशन में पैरेलल ऑपरेशन ट्रांसफार्मर के, यहाँ पे ये दोनों ट्रांसफार्मर है, कनेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आप प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जब यहाँ से आप प्रोवाइड करते हैं तो ये प्रोविजन ऑफ वे यहाँ पे मौजूद रहता है कि आप इस रास्ते से इलेक्ट्रिसिटी को भी दे सकते हैं और इससे भी दे सकते हैं, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए अगर एक बंद करना पड़ जाए तो आपका ये वे आउट भी मेंटेन रहे। उस मकसद के लिए आप दो नेटवर्क यहाँ पे ड्राइव करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है उसको फिर ऑन शोर AC ग्रिड के ज़रिए से जो प्रोड्यूस हो जाती है उसको आप यहाँ से कनेक्ट करते हैं, और नेशनल ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी आपकी जो पैदा हुई हुई होती है वो यहाँ से आप प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बाद एक और छोटा सा पार्ट है इसमें सेट कॉम का ना, अब इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई इस नेटवर्क में कोई डिफ़िकल्टी किसी के जहन में हो तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं आपको रिकॉल कर दूंगा, बता दूंगा इसके हवाले से। सर बस पे वोल्टेज कितने होते हैं इसके? ये डिपेंड करता है कि आप किस नेटवर्क का ये बना रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। अच्छा, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन। ये एक ऐसी जनरेशन है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट के ऊपर है। अमूमन जो इसके वोल्टेज होते हैं वो 11 kV तक होते हैं। 11 kV से लेके 132 kV तक होते हैं। 11 kV से लेके 132 kV तक के इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज होते हैं जो कि आपको ग्रिड में कनेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, ये ग्रिड का मतलब ये नहीं होता कि ये नेशनल ग्रिड से शामिल हो जाता है, बल्कि इस ग्रिड का मतलब ये होता है जो हमारे बहुत सारे सबस्टेशंस लगे हुए होते हैं, जैसे पावर हाउस सुरंगी के ऊपर है, बल्दिया के अंदर है, सादी टाउन में KDA का ग्रिड है, और कयूमाबाद पे एक ग्रिड है हमारा, माई कोलाची रोड पे एक ग्रिड है, बेनज़ीर भुट्टो पार्क के पास जो है एक वो है ग्रिड। तो इन ग्रिड के अंदर ये नेटवर्क शामिल होते हैं, समझ रहे हैं। और ऑपरेटिंग वोल्टेज आपके 11 से 132 kV के दरमियान होते हैं, और बहुत बड़ा नेटवर्क हो तो 220 kV भी हो सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके शहर के ऑपरेटिंग वोल्टेज कितने हैं। तो शहर के ऑपरेटिंग वोल्टेज कितने हैं, कोई बताएगा? कौन कौन से लेवल हैं? सर ना डिस्ट्रीब्यूशन के ट्रांसमिशन के? सारे बताएं, सारे। सर ट्रांसमिशन के 500 kV है, 220 kV है, 132 kV है, 66 kV है, और डिस्ट्रीब्यूशन के ना 11 kV, फिर 440 जी, फिर आखिर में 220 उससे बन जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं अपने तौर पे सीखना चाहूँगा वो ये है, 66 kV के जो ग्रिड हैं वो काफ़ी हद तक ऑब्सोलीट हो चुके हैं। अब जो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो 132 से 66 पे नहीं आते, बल्कि वो 11 पे आ रहे हैं। ज़्यादातर कराची के नेटवर्क में जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो इस तरह से चल रहा है। 66 के तो ऑब्सोलीट हो चुके हैं ना। सर गडाप पे 66 kV का ग्रिड स्टेशन। लेकिन रेयर है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है। एक गडाप पे हो गया, और इसके अलावा जी सर सिर्फ गडाप पे ही है।
गडाफ पर ये तो एक नोटिफिकेशन आया था, अगर आप देखें गूगल पे जाके, कि जितने भी पाकिस्तान में बिलखुसूस कराची में जितने भी आपके ग्रिड हैं 66 केवी के, वो ऑब्सोलीट होके अपग्रेड होके 132 से, और जितनी भी ट्रांसमिशन लाइन के नेटवर्क थे 66 केवी के, वो सब अपग्रेड होके 132 पे चले गए। तो जब आपकी ट्रांसमिशन लाइन ही 132 पे चली गई है तो आप 66 केवी ग्रिड पे तो वो बनाएंगे ही नहीं। तो अमूमन ये बहुत कम और रेयर कंडीशंस हो गई 66 केवी ग्रिड की। तो ज़्यादातर जो ग्रिड है आपके, जैसे इन्होंने बताया 500 का तो आपका चल ही रहा है, जो कि नेशनल ग्रिड को भी ऑपरेट करता है। कराची के अंदर फिर जब इन होता है ना कराची के इलेक्ट्रिक के नेटवर्क में, दैट इज़ 220 केवी, जो आपका बल्दिया ग्रिड में आता है एनकेआई ग्रिड से, और यही सेम नेटवर्क 220 केवी का जा रहा है सादी टाउन के ग्रिड में। ये दो ग्रिड हैं मेन के इलेक्ट्रिक के, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते गुलशन हैं। ग्रिड है, सुरजानी ग्रिड है। इनमें कितने ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं? ऑपरेटिंग वोल्टेज केवी के कितने हैं? 220 केवी है सर गुलशन ग्रिड के भी। गुलशन ग्रिड के 220 है, अपना सुरजानी ग्रिड का 220 है, केडीए ग्रिड का 220 है, केडीए का, जी जी बल्दिया ग्रिड का 220 है, केडीए का मैंने बता दिया, बिल्कुल जनाब। अच्छा, लालाजार का 220 है। जी जी केसीआर पे 220 है। जी जी। अच्छा, ये सारे वो इलाके हैं जो कि तकरीबन आउटर मोस्ट पे चल रहे हैं, ये इन साइड के नहीं है, शहर के अंदर नहीं आते ये तकरीबन शहर के आउटर मोस्ट इलाकों में चलते हैं। अगर इसको आप गोलाई में देखें ना, तो ये सारे वो इलाके हैं जो शहर के तकरीबन आउटर मोस्ट इलाकों में चलते हैं। शहर के बिल्कुल सेंटर में 220 केवी का नेटवर्क आपको नहीं मिलेगा बिल्कुल। यहाँ पे नेटवर्क जो कि इलेक्ट्रिक अंदर लेकर आई है वो 132 का है तकरीबन, मेजॉरिटी में अगर हम बात करें। इसके बाद जो स्टेप डाउन होता है वो 66 केवी के अंदर आता है, लेकिन ये अपग्रेड होके 132 पे चला गया है। अच्छा जी, अब जब इसके अंदर एन होता है तो वो 11 केवी का बनता है, ठीक है। फिर 11 केवी से वो डिस्ट्रीब्यूशन पे आप आ जाते हैं, जो कि 11 केवी डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट होता है, तो ये उसके मुताबिक है। यहाँ तक कोई सवाल, डिफिकल्टी किसी के जहन में हो तो सर हमारी जनरेशन जो होती है, सवाल है मेरा कि जैसे हाइडल से हो गई, चाहे कोल से हो गई, चाहे थर्मल से हो गई, जी जी तो सर ये आम तौर पे 11 केवी होती है। जी जी 11 होती है, लेकिन बाज़ जगहों पर ये 22 केवी भी है, लेकिन ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में 11 केवी है, बिल्कुल ऐसे ही है ये। तो उसमें सवाल क्या है? सर 11 केवी से फिर इसको है ना अपना स्टेप अप करके फिर इसको यानी ट्रांसमिट करते हैं ना, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही, जैसे आप वो देख लें, हपको पावर प्लांट हो गई, और आपका जो न्यूक्लियर कहाँ पर है, हॉक्स बे पे जो कैनप है ना। कैनअप का हॉक्स बे है, यहाँ पे ले लें। और बिन कासिम पावर प्लांट है, इसके यूनिट लगे हुए हैं, और अभी जो बिन कासिम का एक यूनिट लगा है मेरे ख्याल में 900 मेगावाट का, 450 मेगावाट पे एक यूनिट फंक्शनल हुआ है के इलेक्ट्रिक का। वो दावा तो कर रहे हैं, आगे पता नहीं, लेकिन तो इनकी जनरेशन जो हो रही है सब 11 केवी के अंदर है। तो ये 11 केवी से फिर उसे स्टेप अप करते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट और ट्रांसमिशन करते हैं, नेशनल ग्रिड में शामिल करते हैं, और फिर इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी आपकी जाती है। लेकिन ये याद रखें, जिस शहर के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी उसको सारी की सारी देनी पड़ेगी आपको, बल्कि जो एनटीडीसी नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी का रूल है वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जो आप किसी शहर में इंडिविजुअल यूनिट में प्रोड्यूस करते हैं, आपको सबसे पहले वो नेशनल ग्रिड को देनी पड़ेगी। नेशनल ग्रिड ये तय करेगा कि रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से किस सूबे को, प्रोविंस को, इलाके को वो उसको देनी है। तो ये भी मद्देनज़र रखते हुए डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी की जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर यूनिट कराची के अंदर बहुत सारे लगते जा रहे हैं या उसके इर्द गिर्द के इलाकों में, तो कराची का हक सबसे पहले उसमें, तो वो ऐसा नहीं है, बल्कि नेशनल ग्रिड ये तय करता है। इसीलिए जब आप जनरेशन अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो लोड शेडिंग आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएंगे। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछें, वरना हम कंटिन्यू करते हैं आगे। क्लियर है सर। ओके जी, तो हम बात कर रहे थे ऑफशोर, ये ऑफशोर विंड फार्म यूजिंग एसी ट्रांसमिशन टू शोर, note the STATCOM of control reactive power and hence the voltage of the onshore network। तो जो आपकी रिएक्टिव पावर होती है, जैसे हम कहते हैं लॉसेस, उनको यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि जो भी नेटवर्क होता है आप जानते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर भी लॉसेस आते हैं, रिएक्टिव लॉसेस, एडी करंट लॉसेस, हिस्टेरिसिस लॉसेस, और अपना कोरोना इफेक्ट, फ्रंट इफेक्ट, ये सारे के सारे लॉसेस हैं। और रिएक्टिव पावर के जो लॉसेस है पावर फैक्टर को ओवर होने के नतीजे में, वो सारे के सारे इस एक सेट कॉम कन्वर्टर के ज़रिए से
आपके रिएक्टिव पावर को यहाँ पे मॉनिटर और कंट्रोल किया जाता है, मिनिमाइज किया जाता है। उस मकसद के लिए सेटकॉम का एक इन्वर्टर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी फर्दर डिस्कशन पे आते हैं सेटकॉम के हवाले से। स्टैटिक सिंक्रोनस कंपनसेटर। सिंक्रोनस कंपनसेटर, स्टैटिक का मतलब ये कि अपनी जगह रखा होता है और ये कंपनसेट कर देता है, एडजस्ट करता है आपके रिएक्टिव लॉसेस को। ऑल्सो नोन एज अ स्टैटिक सिंक्रोनस कंडेंसर भी कहते हैं इसे, और ये टर्म इस्तेमाल की जाती है आपके पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। इज अ रेगुलेटिंग डिवाइस यूज ऑन ऑल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन networks. It is based on power electronics, voltage source converter, and can act as earlier a source of sink of reactive AC power to an electricity network. अब ये बात जिस तरह से हमने डिस्कस भी की है कि जितने भी आपके लॉसेस होते हैं वो सेटकॉम इस कन्वर्टर के ज़रिए से एलिमिनेट किए जाते हैं, और सिस्टम के अंदर जितने भी आपके लॉसेस होते हैं उसको इस कन्वर्टर के ज़रिए से एलिमिनेट किया जाता है, और आपका नेटवर्क एरर फ्री, हार्मोनिक फ्री, पुअर पावर फैक्टर फ्री हो जाता है, जिसके नतीजे में आपके लॉसेस कम होते हैं। और लॉसेस जब कम होते हैं तो सिंक्रोनाइज करने में और सिस्टम की रियल पावर को पता लगाने में आसानी रहती है, और फिर आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती है उसके नतीजे में। फर्दर मोर हम अगली इस स्लाइड से सेशन कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक सेशन को आज एंड करते हैं। कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा यहाँ तक, वरना सेशन को हम एंड करते सर हैं। ये स्टेटकॉम जो है सर, ये क्या कि जैसे पावर फैक्टर की है ना इम्प्रूवमेंट के लिए कैपेसिटर वगैरह लगाते हैं, ये वही चीज़ है सर क्या? जी जी, ये वही चीज़ है, लेकिन पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो स्टैटिक कैपेसिटर का है, एक सिंक्रोनस कंडेंसर का है जो कि ये तरीका है, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर का, और तीसरा तरीका होता है फेज एडवांसर का। फेस एडवांसर सर। जी जनाब, तो फेज एडवांसर के ये 3 तरीके होते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के, और पावर फैक्टर इम्प्रूव होने के नतीजे में आपके रिएक्टिव पावर कम हो जाता है, रियल पावर सस्टेन होती है, और आपका बिल कम आता है, लॉसेस कम होते हैं, और आपकी रियल पावर कंज्यूम होती है उसके नतीजे में, और इससे कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन कहलाते हैं, और आपके बिजली के बिल में भी काफ़ी हद तक इसके नतीजे में कमी आ जाती है। उस मकसद के लिए हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। यहाँ तक कोई मज़ीद सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ लें, सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं, वरना तो होपफुली नो सर। मोस्ट ऑफ थिंग्स आर क्लियर यू गाइस। सो आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं, और मज़ीद कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, और मैं फर्दर इस सर स्लाइड के बुक ऊपर। शेयर कर दिएगा सर, जिससे आप पढ़ाएंगे ना वो बुक शेयर कर दिएगा ताकि हम लोग रीड करते रहें उसको। जी जी, वैसे तो मैं अभी स्लाइड से पढ़ा रहा हूँ, मैं बुक शेयर कर दूंगा आप लोगों से। तो फिलहाल इस स्लाइड को ज़रा गौर से देखें, और इसके सेशन पे यहाँ पे मैं सेशन को एंड करूँगा इस स्लाइड पे रखते हुए, और इस स्लाइड को अपने तौर पे समझें। इस स्लाइड को फिर हम नेक्स्ट टाइम से कंटिन्यू करेंगे। इस सेशन को, स्लाइड को अच्छी तरह देखें, और फिर हम इस स्लाइड से फिर हम अगली बार कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक मैं सेशन को अपने एंड करता हूँ, तो इस स्लाइड को आप लोग देखें, इसे हम अगली बार से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।
सर ये ट्रांसफार्मर के ऊपर वाला बॉक्स जो है HVDC जहाँ लिखा हुआ है, तो ट्रांसफार्मर यहाँ तो AC आएगा ना, जो ट्रांसफार्मर AC के लिए यूज होता है, और DC तो हमारी रेक्टिफायर के बाद बन रही है ना सर।